जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? दानिश फ़हीम, मैं अभी बोल ही नहीं रही तो आपको मेरी आवाज़ कहाँ से आएगी? हाँ जी, बताइएगा जी, क्या हाल चाल है आप सबका? हाँ जी, तो आप लोगों को जी कल स्लाइड्स जो हैं वो आपको मिल गई होंगी, बिकॉज़ मैंने आप लोगों को ओवरऑल पूरा चैप्टर ही सेंड कर दिया था। एसन शेप, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों ने कल बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय मिन्सबर्ग इसको कंप्लीट किया था, बल्कि ये हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टेक्निकल प्लानिंग इसको भी देख लिया था। चलें, आज का टॉपिक है जी आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो स्पैन कहते हैं सॉर्ट ऑफ एरिया को, ठीक है। और स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब कि आपने कितना, फॉर एग्जांपल, एरिया को कंट्रोल करना है, ये इसका वर्डली मतलब है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। मैंने अभी आपको इसका वर्डली मतलब बताया है। लेकिन जब आपने किसी भी कंपनी में एक मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल डिफाइन करना होगा तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं एक मैनेजर के अंडर जितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, एक मैनेजर के अंडर जितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं, दैट नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ दैट मैनेजर। जी, आपको मेरी बात समझ आई है? मैं दोबारा बोल रही हूँ। अच्छा जी, अंजर, आपने भी मुझसे यहाँ पे पूछा कि सबॉर्डिनेट्स किसको कहते हैं। सबॉर्डिनेट्स कहते हैं, हनान, मैं भी आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। सबॉर्डिनेट्स कहते हैं कि जो आपके जूनियर्स होते हैं ना, जो एक मैनेजर के अंडर काम कर रहे होते हैं, वो उनको सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं। अंजर ने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बाकी भी सब सुन लो। ये टर्म आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। सो सबॉर्डिनेट्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपके जो जूनियर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज आपके अंडर काम करते हैं, उनको सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। So the number of subordinates that a manager or supervisor can directly control, ठीक है। एक मैनेजर के अंडर जितने भी नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स आएंगे ना, वो 5 हैं, वो 10 हैं, वो 15 हैं, जितने भी हैं बेटे, दैट नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स उसका, उस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करना या उनकी एक्टिविटीज के बारे में जवाबदेह होना, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ, आप लोगों को स्पैन ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन समझ आई है? अच्छा इब्शाम, मैंने भी आपसे कहा कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर हो और आपके अंडर 2 सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके अंडर 5 सबॉर्डिनेट्स हैं, तो बेटे वो जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं ना, वो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब कि आपने उनको कंट्रोल करना है या उनसे काम करवाना है और उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली उनकी एक्टिविटीज के लिए आप अकाउंटेबल होंगे। समझ आ गया? डन, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, स्पैन ऑफ कंट्रोल में बी नैरो एंड वाइड, ठीक है।
स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो भी हो सकता है और स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड भी हो सकता है। अब ये नैरो और वाइड का मतलब क्या है? नैरो का वर्डली मतलब होता है लिमिटेड, ठीक हो गया, और वाइड का मतलब होता है कि ज्यादा। अगर मैं इसके लफ्जी मतलब की बात करूं, यानी कि अगर आपको कम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा नैरो, और अगर आपको ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा वाइड। ठीक है, अभी मुझे बताओ, जहां तक मैंने बात कही आप लोग को समझ आ गई है? नैरो मीन्स कम एंड वाइड मीन्स ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि नैरो और वाइड में हम सिर्फ कम या ज्यादा के कॉन्सेप्ट को नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर 5 सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू डिफाइन कि उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है या वाइड है? हाँ जी, मुझे आंसर करो। मैंने भी आपसे कहा कि प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर 5 नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अगर काम कर रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे कि उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है या वाइड है? मैंने आपको कोई फिगर तो नहीं बताई, कोई नंबर तो नहीं बताया कि 5 से ज्यादा होंगे तो वाइड है, 5 से कम होंगे तो नैरो है, या कोई फॉर्मूला तो नहीं है। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है, अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक टर्म मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, आपको उसका पता होगा, एक सेकेंड जी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, मैंने टर्म यहाँ पे लिखी है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सही है, ये मैंने इसको हाईलाइट किया है। एक टर्म मैंने आपके सामने लिखी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी ज्यादा ड्यूटीज को सेग्रीगेट करोगे, जितना ज्यादा ड्यूटीज को डिवाइड करोगे, बेटे आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता चला जाएगा नैरो। डन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग जैसे अगर अभी फॉर एग्जाम्पल 47 स्टूडेंट्स हैं और 47 के 40 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम क्लास में कहते हैं कि 47 या 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 50 को कंट्रोल करना मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपको पढ़ाना भी है, आपको कंट्रोल भी करना है, और आपकी मतलब सारी एक्टिविटीज को भी इवैल्यूएट करना है, तो अगर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा वाइड, क्योंकि 50 के 50 को मैं अकेले कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि भाई मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती, तो मेरे साथ कोई असिस्टेंट या कोई और भी होना चाहिए जो इन बच्चों को कंट्रोल करे, तो इसका मतलब है कि हमने ड्यूटीज को कर लिया डिवाइड, हमने ड्यूटीज को कर लिया शेयर। तो जितनी ज्यादा जिन ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा होंगे, आप वहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर सकते हो, तो वहां पे ऑटोमेटिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल हर मैनेजर का हो जाएगा नैरो। समझ आया आप लोगों को? हाँ जी, मुझे बताइएगा, ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मैं खत्म कर रही हूँ बिकॉज ये मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। जी मुझे बताइएगा, इतनी लंबी स्टोरी सारी आपको समझ आ गई? तो आप लोगों ने नैरो या वाइड का कॉन्सेप्ट सिर्फ कम या ज्यादा नहीं लेना, या आपने ये नहीं लेना कि 5 होंगे तो नैरो है, 5 से ज्यादा होंगे तो वाइड है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, या ऐसी कोई फिगर मैंने आपको नहीं बताई है, ना मैंने बोली है। डन। अच्छा जी, अब अगर हम ये नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, अब आपने मुझे इसका आंसर बताना है। वो कहते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्पैन ऑफ कंट्रोल पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर्स हम देखेंगे और इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हम बताते जाएंगे कि इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होना चाहिए या वाइड। डन। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्योग्राफिकली स्प्रेड हुई है। ज्योग्राफिकली स्प्रेड होने का मतलब ये है कि डिफरेंट, एक सेकेंड जी मैं यहाँ पे इसको, चलो लिखा रहने दो, ये भी मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या, ये क्यों लिखा हुआ है। अब पहले मेरी बात गौर से सुननी है। ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन का मतलब कि अगर
ज्योग्राफिकली डिस्पर्स करना कहते हैं को, और ज्योग्राफिकली का मतलब है कि डिफरेंट रीजन्स में काम कर रही है, डिफरेंट शहरों में काम कर रही है, डिफरेंट एरियाज में काम कर रही है। ठीक है, तो मुझे बताओ जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट एरियाज में अगर स्प्रेड होके काम कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस उनकी अगर डिफरेंट सिटीज में है, तो नॉर्मली क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है कि मैनेजर जो है वो पूरे सबको इकट्ठा कंट्रोल करे। डिस्पर्शन का मतलब अदीब मैंने बताया फैलना, डिस्पर्स होना, एक्सपैंड होना। जी मुझे बताओ समझ आया? तो बेटे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है नैरो। मेरी बात समझ आई? उसकी रीजन कि अगर आपकी एक ब्रांच कराची में है, एक ब्रांच आपकी लाहौर में है, एक ब्रांच आपकी इस्लामाबाद में है, पॉसिबल नहीं है कि एक ही मैनेजर सबको हैंडल करे। हम ड्यूटीज को डिवाइड करेंगे, हम सेग्रीगेशन करेंगे कि लाहौर वाले को कहेंगे कि तुम सिर्फ अपने अंडर जो लोग आ रहे हैं उनको हैंडल करो, कराची वालों को कहेंगे कि तुम अपने अंडर लोगों को हैंडल करो। तो मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्योग्राफिकली डिस्पर्स हुई हुई है। जी मुझे बताइएगा आप लोगों को ज्योग्राफिकली डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ जी अदीब बेटे, बेसिकली अगर हम ज्योग्राफिकली डिस्पर्शन की बात करें ना, तो आप ये कह सकते हो ना कि आपकी कोई भी एक ब्रांच जो है वो किसी और मतलब इवन एक सिटी के अंदर भी डिफरेंट एरियाज में हम ब्रांचेस स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो वो भी अदीब ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर हर ब्रांच को एक अलग मैनेजर कंट्रोल कर रहा है, तो आपने ड्यूटीज को डिवाइड ही किया हुआ है ना। ड्यूटीज ये तो नहीं किया हुआ कि लाहौर में जितनी ब्रांचेस हैं उन सबको एक ही मैनेजर देखेगा। ठीक है दीप, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट वन इज कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। अच्छा, अब कैपेबिलिटी कहते हैं एबिलिटीज को, सलाहियत को। आपके जो वर्कर्स हैं डिपेंड करता है कि अगर तो आपके वर्कर्स जो हैं वो स्किल्ड हैं, मेरी बात गौर से सुननी है, अगर तो वर्कर
या फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ऐसे वर्कर्स को तो मैनेजर अकेले हैंडल कर लेगा। मेरी बात समझ आई? मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपके वर्कर्स जो हैं वो स्किल्ड हैं या फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस्ड है, भाई उनको काम करना आता है, तो उनको इतना डिटेल में सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में तो मैनेजर अकेले हैंडल कर लेगा। तो जो सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस किया बेटे, इसका मतलब है कि ऐसे सिनेरियो में हम वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके मैनेजर जो है वो स्किल्ड नहीं है, और सॉरी वर्कर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है या फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस नहीं है और उनको डिटेल सुपरविजन की जरूरत है, तो फिर ऐसे सिनेरियो में नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल करेंगे ताकि उन पे नजर ज्यादा बेहतर रख सके। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया? मैंने आपको नैरो और वाइड दोनों सिनेरियो के अकॉर्डिंगली बता दिया है। हाँ जी, कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट वन इज द कैपेबिलिटी अच्छा, नेक्स्ट वन इज द कैपेबिलिटी ऑफ बॉस। कैपेबिलिटी ऑफ बॉस में आ जाएगा कि ये भी डिपेंड करता है कि जो मैनेजर है या जो बॉस है उसकी एबिलिटीज क्या है। देखो, कुछ मैनेजर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो कि मतलब उनको एक्सपर्ट होते हैं, तो वो अकेले ही ज्यादा नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर सकते हैं, तो वो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर मैनेजर खुद ही इनएक्सपीरियंस्ड है और वो एकदम से ज्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उस सिनेरियो में वो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल यूज करेगा। एमन वकार, हम यही तो बात डिस्कस कर रहे हैं कि आपने नैरो या वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। एमन, हमने प्रेफर जो है ना, फेवरेटिज्म तो नहीं कर रहे हम, बिला वजह तो नैरो वाइड नहीं कर रहे। अगर आप बिला वजह करोगे तो ड्रॉबैक्स होंगे। हमने यही तो देखना है कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जहां पे नैरो सूटेबल होगा और कौन सी ऐसी रीजंस हैं जहां पे वाइड सूटेबल होगा। ठीक है अंजर, मैंने भी कहा कि अगर जैसे आप किसी डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हो, तो आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है या अभी आप खुद ही नई जॉब पे गए हो, तो अगर आपको कंपनी के अंदर कहा जाए कि जी 50 लोगों को कंट्रोल करना है, तो उनको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से आप प्रेफर करोगे कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो। ठीक है, कि आप कहोगे कि भाई 50 के 50 को मैं अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता, देयर शुड बी सम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कि आप अपने साथ किसी को इन्वॉल्व कर लोगे। समझ आ गया? तो बॉस की या मैनेजर की कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसने उस वो नैरो के साथ हैंडल करेगा या वो वाइड के साथ हैंडल करेगा। ठीक है अंजर, समझ आ गया? अनमोल, मुझे बताओ आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया कैपेबिलिटी
ऑफ बॉस का कैपेबिलिटी ऑफ बेटे अनमोल, अब आपका जो पॉइंट मिस हुआ है ना बच्चे, वो आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। तो बिकॉज मैं भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स बता के आ गई हूँ, तो आप फिर वो उसको रिकॉर्डिंग में सुन लेना। हाँ जी, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट करने लगी हूँ, सिमिलैरिटी ऑफ टास्क। ठीक है जी, सिमिलैरिटी ऑफ टास्क का मतलब है सिमिलैरिटी ऑफ टास्क कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी काम है, कोई टास्क है, उससे आप फेमिलियर हो। ठीक है, फेमिलियर का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो और उसी सेम प्रोजेक्ट को मैं अगर आपको दोबारा करने के लिए कहती हूँ, तो आप लोग फेमिलियर हो गए ना। मुझे आप लोगों को उसकी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मुझे आपको उसके पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको इतना डिटेल में सुपरवाइज करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो टास्क आपको आता है। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को टास्क पता हो, वो फेमिलियर हो, उनके लिए सिमिलर टास्क हो, तो ऐसे सिनेरियो में मैनेजर जो है वो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल से काम चला सकता है। लेकिन अगर कोई नया प्रोजेक्ट है और आपने बिल्कुल नहीं पहले किया और आपको सुपरवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फिर वहां पे मैं कोशिश करूंगी डिटेल चेकिंग के लिए कि आप लोगों के साथ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल को अडॉप्ट करूं। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ टास्क मुझे बताओ, क्लियर हो गया? जी मुझे जल्दी से बताइएगा, सिमिलैरिटी ऑफ टास्क समझ आ गया? चलो, नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ अदर टास्क। वॉल्यूम ऑफ अदर टास्क का मतलब कि डिपेंड करता है कि कंपनी के अंदर जो मैनेजर है उस पे बर्डन कितना है। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल भाई एक ही मैनेजर को मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं। मल्टीपल टास्क का मतलब कि उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये 3-4 प्रोजेक्ट्स जो हैं कंपनी के अंदर उसने हैंडल करनी है, तो फिर जितना ज्यादा बर्डन होगा वो प्रेफर करेगा ना कि वो अपने साथ किसी को इन्वॉल्व कर ले और वहां पे वो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल अडॉप्ट कर ले। लेकिन अगर उसने एक लिमिटेड प्रोजेक्ट करना है और एक ही टास्क पे फोकस करना है, तो वहां पे तो फिर वो वाइड भी कर सकता है कि अकेले भी चीजें हैंडल कर सकता है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द अदर टास्क का मतलब कि आप मतलब मैनेजर पे काम का प्रेशर कितना है, मैनेजर के पास कितनी एक्टिविटीज को उसने एट अ टाइम देखना है। अगर ज्यादा एक्टिविटीज को एट अ टाइम देखना होगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो वहां पे नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल को अडॉप्ट करेगा। और अगर कम एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा, तो फिर वहां पे वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल को अडॉप्ट कर लेंगे। डैन जी मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ आ गई?
ठीक है, तो ये आपके पास था जी, ये फैक्टर हो सकता है फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो इस बेस पे स्पैन ऑफ कंट्रोल डिसाइड कर सकते हैं। हनान, आपने मुझे इतना लंबा क्वेश्चन लिख के भेजा है। हनान की जो मैंने सिमिलैरिटी ऑफ टास्क वाला पॉइंट बताया है, ये बता के तो आ गई हूँ बेटे। और अभी मैंने आपको बताया है कि अगर जो इम्प्लॉइज हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं वो सिमिलर टास्क को बार बार कर रहे हैं तो फिर उनको डिटेल बताने की तो जरूरत नहीं है। इवन उनको चेक किए बगैर भी वो काम कर रहे हैं और आपको उनको बहुत डिटेल में सुपरवाइज करने की तो जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे सिनेरियो में तो हम वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल अडॉप्ट कर तो रहे हैं। हनान, तुमने मुझे इतनी लंबी स्टोरी लिख के भेजी है, सो ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता के आ चुकी हुई हूँ। डन जी, स्पैन ऑफ कंट्रोल समझ आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, स्पैन ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी नैरो एंड कैन बी वाइड एज वेल, डिपेंड करता है सिनेरियोज क्या हैं ये एक फैक्टर्स पे के अकॉर्डिंगली, और ये मेनली डिपेंड करेगा आपकी कंपनी के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का जो मैंने वर्ड बोला है ना, आपने उसको स्किप नहीं करना। समझ आ गया अदीब? वॉल्यूम ऑफ टास्क का मतलब कि मैनेजर पे बर्डन कितना है, काम कितना है उसको ज्यादा। समझ आ रहा है? अगर सारे काम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कहूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी तुमने देखना है, प्रोडक्शन को भी तुमने देखना है, मार्केटिंग को भी तुमने देखना है, तो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि तुम सबको अकेले हैंडल कर सको। तो अभी फिर वहां पे आप कोशिश करोगे ना कि अपने साथ कोई असिस्टेंट हायर कर लो और कुछ एक्टिविटीज उसको परफॉर्म करने के लिए दे दो। तो बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कितनी है कंपनी के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा कि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा या नैरो। ठीक है दीप, मुझे बताओ समझ आ गया? चलो जी, नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन ऑफ कमांड। ठीक है, अहमद हसन, कोई मसला नहीं है। आजकल तो ये सिनेरियो जो है वो हर एक के साथ ही है कि लाइट का बहुत इशू होता है। आप इस तरह करो कि जो पिछला टॉपिक है वो आप रिकॉर्डिंग आपको जब मिलेगी तो वहां पे सुन लेना। आप बेशक जो ये अभी जो मैं टॉपिक बोलने लगी हूँ स्केलर चेन ऑफ कमांड, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है बेटे। चलो, स्केलर चेन ऑफ कमांड बेसिकली कहते हैं इट इज एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम मोस्ट सीनियर टू द मोस्ट जूनियर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी बेसिकली जो आप अपने एम्प्लॉइज को अरेंज करते हो ना, उनकी क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, तो वो जो पूरा एक फ्लो चार्ट बनाते हो, जो चेन बनाते हो, उसको स्केलर चेन ऑफ कमांड बोलते हैं या हिरार्की बोलते हैं। मेरी बात समझ आई? अब हिरार्की मे बी टॉल एंड मे बी फ्लैट। डन? एक सेकेंड, ये अगर आप यहाँ पे देखो, ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये फ्लैट की आपको एक डायग्राम शो कराई हुई है। टॉल का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे नंबर, अच्छा चलो मैं अब यहाँ पे पहले रिपीट कर देती हूँ, पहले सुन लो, मैं फिर उसके बाद टॉल और फ्लैट बताती हूँ। अंजर, मैंने ये कहा कि आपने जो अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को उनकी क्वालिफिकेशन या उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो अरेंज किया था ना, अरेंज करने का मतलब सबसे पहले बताओगे कि टॉप पे डायरेक्टर्स है, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स है, फिर उनके असिस्टेंट्स हैं, फिर सुपरवाइजर्स हैं, फिर लेबर है। तो ये जो पूरा एक फ्लो बना रहे हो, जो आप एक चेन बनाओगे, उसको बोलते हैं स्केलर चेन ऑफ कमांड। समझ आ गया? वो कहते हैं इट इज एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब डिफाइन करता है कि कौन किसके अंडर है, फ्रॉम मोस्ट सीनियर टू द मोस्ट जूनियर, और इसको हिरारिकी भी बोलते हैं, और हिरारिकी में बी टॉल एंड मे बी फ्लैट। समझ आ गया? पहले मुझे बताओ, डेफिनेशन क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम टॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टॉल का मतलब क्या है? टॉल कहते हैं इज वन विच हैज मेनी लेवल्स ऑफ हिरार्की।
समझ आ रहा है? ये जो अगली लाइन लिखी हुई है ना, इसको अभी आपने कंसिडर नहीं करना, सिर्फ टॉल की डेफिनेशन पढ़ो। टॉल कहते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हिरारिकल लेवल्स ज्यादा होते हैं। ये देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा हैं तो हिरारिकल लेवल्स भी ज्यादा है। जैसे अगर सबसे पहले टॉप पे डायरेक्टर है, फिर हमने कहा ये 2 डिविजनल मैनेजर्स हैं, फिर हमने कहा ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, फिर हमने कहा कि असिस्टेंट्स आएंगे। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, हिरारिकल लेवल्स बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं टॉल। और जिन ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम होते हैं वहां पे एक ही डायरेक्टर है या मैनेजर है और वही सारे अपने जो भी ऑफिस स्टाफ है ना उनको हैंडल कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी, मुझे बताइएगा टॉल और फ्लैट की आपको डेफिनेशन समझ आई? ये जो लाइन लिखी हुई है, ईच मैनेजर हैज अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसको बाद में देखते हैं। ईच मैनेजर हैज अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये जो मैंने रेड से मार्क किया है, आपने अभी इसको कंसिडर नहीं करना, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लो फिर बताती हूँ। ठीक है, टॉल और फ्लैट की डेफिनेशन समझ आ गई? चलो, अब अगर हम टॉल ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, वो कहते हैं भाई ईच मैनेजर इन अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। मुझे इसकी रीजन मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे इसकी रीजन बताओ कि क्या रीजन हो सकती है। ठीक है जी, बहुत से बच्चों ने, बल्कि मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। रीजन इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितने ज्यादा होते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाती है ड्यूटीज को डिवाइड करने की, तो वहां पे टॉल यूज कर लोगे। और जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो जाते हैं वहां पे आपके पास ऑप्शंस कम हो जाती हैं, तो वहां पे हम मतलब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल से काम करते हैं। तो इस वजह से आप ये देखो कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की डायग्राम में भाई एक ही मैनेजर है और वो सबको कंट्रोल कर रहा है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सबको कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ इन दो को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फिर ये जो दो हैं ये आपस में ड्यूटीज को डिवाइड कर लेंगे, फिर इनके अंडर ये लोग आ रहे हैं तो ड्यूटीज डिवाइड हो सकती है ना। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉल में नैरो होता चला जाएगा और स्पैन ऑफ कंट्रोल फ्लैट में वाइड होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है जी? चलें जी, अब ये आपके सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मुझे बताएं क्या आप लोगों को ये समझ आ रहा है?
अच्छा, एमन देखो, उसने कहा है द स्केलर चेन रिलेट्स टू द नंबर ऑफ पीपल ओवर हुम अ मैनेजर हैज अथॉरिटी। मुझे बताओ, मैंने कहीं पे कहा कि स्केलर चेन हम उसको कहेंगे कि जिन लोगों पे अथॉरिटी का मतलब कि आपको अख्तियार है ऑर्डर करने का। स्केलर चेन में हम सिर्फ ये तो नहीं कह रहे ना कि आपने जस्ट उन लोगों को ऑर्डर करना है, मींस आपने उनको कंट्रोल करना है, उनसे काम करवाना है। अथॉरिटी और ऑर्डर इज समथिंग एल्स। तो इस वजह से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है एमन, समझ आ गया? डन। चलो जी, अब ये आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। ये दो टर्म्स हमने लिखी हुई हैं, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग किसको कहते हैं? आउटसोर्सिंग कहते हैं रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क आउट टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने कहाँ पे पढ़ा था? मैंने आप लोगों को वो जो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया है ऑलरेडी। हम लोगों ने वहां पे आउटसोर्सिंग का जो वर्ड है उसका मतलब हम लोगों ने देख लिया था। तो आउटसोर्सिंग कहते हैं कि जब आप अपनी कोई भी एक्टिविटी किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक्सटर्नल वेंडर को करने के लिए दे दो, तो ये आउटसोर्सिंग है। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, ऑफ शोरिंग भी इसी को ही कहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कोई भी एक्टिविटी आउटसाइड द कंट्री अगर करने को दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना को हैंड ओवर कर देते हो अपना कोई भी काम, मतलब चाइनीज किसी कंपनी को, तो फिर वो ऑफ शोरिंग में आ जाएगा। विद इन द कंट्री अगर करते हो तो उस टर्म को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द कंट्री अगर जाते हो तो उसको बोलते हैं ऑफ शोरिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग समझ आ गया? अच्छा जी, आप लोगों ने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने इसके बुक से करने हैं। मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। चलो, आप लोगों नोट कर लो आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसको आप लोगों ने बुक से पढ़ना है, वो मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगी। वो आप लोगों की सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो फिर आउटसोर्सिंग की और ऑफशोरिंग की डेफिनेशन बता देना। आप लोगों को मुझे बताओ, बुक्स अभी तक नहीं मिली हैं? अच्छा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं हो। अगर बुक्स नहीं मिली हैं तो कोई इशू नहीं है, मिल जाएंगी। बस ये नोट कर लो कि जब भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला, आप लोगों ने आउटसोर्सिंग और ऑफ शोरिंग का जो एडवांटेजेस है ना, वो और डिसएडवांटेजेस जब वो मिलेगी तो आप लोगों ने इसको बुक से करना है। अच्छा भाई, मुझे पता लगा है कि आप लोगों के पास अभी बुक्स तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो है वो पीडीएफ में मिला हुआ है।
तो बेटे पीडीएफ में मिला हो चाहे बुक हो, मैं यही तो फरमा रही थी कि मैंने ये नहीं कहा कि आपने मतलब फिजिकली किताब खोल के ही पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपके पास जहां पे भी है, आपने उसको आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो वहां से देख के पढ़ लेना। ठीक है, सो मुझे पता लगा है कि आप लोगों के पास पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। डन। चलें जी, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं भाई, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक काम करो, आप लोगों ने ये दोनों डेफिनेशन पहले सुन के आए हुए हो, आपको पता है कि ये क्या होता है, जल्दी से पढ़ के बताओ, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पता लग गया? अनमोल, बेटे आपने FA2 में या MA2 में आप लोगों ने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन सुना होगा, लेकिन चलें। चलो अनमोल, मैं आपको बता देती हूँ। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली कहते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास है या किसी सेंट्रल फिगर के पास है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के अंदर डिसीजन लेने का ये तरीका है कि भाई सारी जो ब्रांचेस हैं वो अपने ओन पे डिसीजन नहीं ले सकती, उनके लिए उनको हेड ऑफिस जो उस कंपनी का है वो डिसीजन लेगा, और जो भी डिसीजन होगा वो सारी ब्रांचेस को मानना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो सेंट्रलाइजेशन का है। वेयर एज अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि आपने उन ब्रांचेस को अथॉरिटी दी हुई है कि वो अपने ओन पे डिसीजन ले सकती हैं। क्लियर? तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डन। अच्छा, ये एक डिपार्टमेंट के अंदर भी हो सकता है। अनमोल, जैसे अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर ये कहता है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने ओन पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इवन माइनर सा डिसीजन भी वो खुद से नहीं लेंगे, उस डिपार्टमेंट का डिसीजन मैनेजर खुद ही लेगा, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन अगर मैनेजर ने ये अथॉरिटी दी हुई है कि जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं वो छोटे छोटे डिसीजन, माइनर माइनर डिसीजन अपने ओन पे ले सकते हैं, तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है अनमोल, समझ आ गया? ठीक है जी। चलो, अच्छा ये भी नोट कर लो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आप लोगों ने बुक से करने हैं। आउटसोर्सिंग ऑफशोरिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों ने बुक से करने हैं। डन, समझ आ गया? चले जी, ये अब आपके सामने जी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मुझे बताएं आप लोगों को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लियर हो रहा है?
जी एनीवन जिसको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में मसला हो? अच्छा जी, खान जेब आपने कहा व्हाई नॉट ए, डिसीजंस आर इजियर टू कोऑर्डिनेट। मुझे एक बात बताओ, सेंट्रलाइजेशन के अंदर आपने क्यों डिसीजन कोऑर्डिनेट करने हैं? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में तो जो फॉर एग्जांपल जो बंदा डिसीजन ले रहा होता है, बस उसने डिसीजन ले लिया और उसके बाद वो उस डिसीजन को इम्पोज कर देगा। उसके बाकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो एग्री करते नहीं एग्री करते, डजंट मैटर, उनको मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए नहीं आ सकता, ये डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब किसी ने कहा है व्हाई नॉट डी, रिड्यूस वर्कलोड फॉर सीनियर मैनेजमेंट। एक बात मुझे बताओ मोहसिन, सेंट्रलाइजेशन के अंदर तो सीनियर मैनेजमेंट ही तो सारे डिसीजन ले रही है, तो वो वर्कलोड रिड्यूस कैसे हो रहा है? ऑप्शन डी भी डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, इम्प्रूव मोटिवेशन ऑफ लाइन मैनेजर, बल्कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर मोटिवेशन कम होती है, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं भाई उनको तो अपने जो ऊपर वाले हैं उनकी बात माननी है, तो मोटिवेशन तो कम होगी। हाँ जी, अब ये जिन जिन बच्चों ने कहा है कि एक्सप्लेन कर दें, उनको समझ आ गया? जी बेटे फयाज, अब समझ आ गया? फयाज बेटे, उसने ये पूछा है which of the following is an advantage of centralization in an organization with a dispersed network of offices? अच्छा भाई फयाज, मुझे ना पूरा यकीन है कि आपको इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि आपको यहाँ पे ना डिस्पर्स्ड का जो वर्डली मीनिंग है ना, आपको वो नहीं समझ आ रहा। देखा फयाज, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ ना, मैंने तुम्हें देखा है, लेकिन ना तुम्हारे नो करने से ना मुझे ये पता लग गया है कि तुम्हें ना कहाँ पे मसला आ रहा है। फयाज, आपको पता है मेरे पास ना एक अदर जिन बाबा है जो मुझे बता देता है कि बच्चों को ना किसको समझ आ रहा है और किसको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी उस जिन ने मुझे बताया है कि फयाज को इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसको डिस्पर्स्ड का मीनिंग ही नहीं पता लग रहा। ये लो जी। शिजा शिजा, जिन बाबे का नाम ना मैम से हमारे मार्क्स तो पूछ के बता दे। हनान, अभी नहीं बताऊंगी, मैं अभी थोड़े दिन तुम लोगों को पढ़ा तो दूं थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उस जैन बाबे से ना हम थोड़ी सी उसको कहेंगे कि आज तुम हमारी क्लास में आओ और जरा बच्चों के ना मार्क्स बताओ। ठीक है शाम या नान, तो सबसे उन सब के बारे में पूछेंगे, अभी नहीं। ऐसा करेंगे कि जब हम इंशाल्लाह ताला फेस टू फेस क्लासेस हमारी दोबारा शुरू होंगी ना, तो उसके बाद मैम कोरोना तो खत्म होगा प्लीज बता। खनजेब, वो ना जिन जो है वो और कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड बताता है कि बच्चों के मार्क्स कितने आएंगे और कौन पास होगा और किसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, दैट्स इट। उसके पास सिर्फ ये पावर है और कोई पावर नहीं है। आंसर, ये तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर जो है ना, ये इस तरह करो कि जब हम फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हें देख के बताऊंगी और फिर मैं उस जिन बाबे से कहूंगी कि जरा आंसर के बारे में ना पूछ के बता दें। ठीक है। चलो जी, सो हम बात यहाँ से शुरू हुई थी जी फयाज से, है ना? ये सारा जो आज मैंने तुम लोगों को एक सीक्रेट बताया है वो फयाज की वजह से बताया है। कहाँ गया जी फयाज?
अच्छा फयाज, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। मैंने अभी आपको पीछे भी इसका एक कॉन्सेप्ट आया था, ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड, जो हमने टर्म बोली थी, मैंने तब भी बताया था, होपफुली शायद आपने तब नहीं सुना। मैंने अब यहाँ पे इसका मीनिंग लिख दिया है, ठीक है। अब वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फयाज या फिजान, नहीं दीप, फिजान नहीं है। अब ये सीक्रेट है, देखो मैंने कभी उससे नाम नहीं पूछा, तो ये सीक्रेट है। अब ये मैं ना नाम डिसाइड करके उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। चलो, सो बैक टू द पॉइंट कि सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द डिस्पर्स्ड नेटवर्क ऑफ ऑफिसेस। के ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिस्पर्स हुई भी है, फैली भी है, डिफरेंट एरियाज में काम कर रही है, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा डिसीजंस आर इजियर टू कोऑर्डिनेट। एक बात याद रखना, ये वाला पॉइंट एडवांटेज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिस्पर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन जो है वो आसानी से कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अगर आपकी ब्रांचेस हैं तो आपको अपने डिसीजन को बताने के लिए जरा उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। डन। ग्रेटर स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग नियर द पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जब आपने कोई सेल करनी है, वन मैन पावर लोगे, वन डिसीजन लोगे और उसको इम्पोज कर दोगे, ठीक है। इम्प्रूव मोटिवेशन ऑफ लाइन मैनेजर। याद रखना सेंट्रलाइजेशन में कभी भी मोटिवेशन लाइन मैनेजर्स की या किसी भी इंप्लॉय की इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि उनको जबरदस्ती एक बंदे की बात माननी पड़ रही होती है। और रिड्यूस वर्कलोड फॉर सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स का वर्कलोड रिड्यूस नहीं होगा बल्कि इंक्रीज होगा, ठीक है। फिजान था या फयाज था, जो भी था, अब मुझे बताओ कि आप लोगों, आपको क्वेश्चन समझ आ गया? मुराद अली, मैंने बेटे अब इतनी दफा ये क्वेश्चन बताया है बच्चे, मुझे आप मुझे सिर्फ इतना बता दो मुराद, आपको कहाँ से इतना आसान सा क्वेश्चन है बेटे, मुझे बताओ कहाँ से नहीं बात समझ आ रही, क्या चीज है जो इसमें समझ नहीं आ रही है? मुराद, मैंने भी आपसे बात की है, मुझे बताओ आपको क्या बात समझ नहीं आ रही? आप लोग एक काम करो, आप लोगों ने आज बेशक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ना और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना, होपफुली आपको तब समझ आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग सुनो, मैंने इतनी दफा ये क्वेश्चन बता दिया है, अब और इसमें फर्दर और कुछ बताने वाला है ही नहीं, सिंपल सी बात है। मुराद, आप मुझे रिप्लाई करोगे कि मैं आगे चली जाऊं? चलो जी, चलें जी, तो यहाँ तक आपका जो एक मतलब टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ मेन डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसको नोट कर लो, ये एग्जाम के एंगल से आपका फर्स्ट चैप्टर का ये जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें डिफरेंट कह लो के डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है। मैं आपको पहले डिपार्टमेंट शो करा दूं। हमने पढ़ना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, फिर हमने पढ़ना है परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, फिर हमने पढ़ना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है, देन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, डायरेक्ट सर्विस प्रोविजन किसको कहते हैं, और एडमिन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग के बारे में। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो हम लोगों ने अपना पूरा इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। डन। अब एक काम करते हैं, आप लोगों को अभी जो जो डिपार्टमेंट्स में शो करवा रही हूँ ना, सिर्फ आपने मुझे उनके बारे में पढ़ के बताना है, बाकी के डिपार्टमेंट्स फिर हम साथ साथ करेंगे।
आज मैं सबसे पहले आपको बताने लगी हूँ जी परचेजिंग डिपार्टमेंट। लेवल ए पढ़ के आए हो, लेवल खैर से लेवल बी पढ़ के आए हो, पास भी करके आए हो, आप लोगों को सारा पता है। इवन आप लोगों को ने परचेजिंग डिपार्टमेंट में इससे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ो, द परचेजिंग फंक्शन इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज मटीरियल। मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि आपको एकदम से देखते साथ ही समझ आ जाए कि परचेजिंग डिपार्टमेंट की मेन एक्टिविटी क्या है। फॉर द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग मिक्स इंक्लूड, ये जो चार टर्म्स है ना, इनको परचेजिंग मिक्स बोलते हैं। कि जब आपने मटेरियल परचेज करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पर यूनिट प्राइस कितनी है, और उसका डिलीवरी टाइम क्या है, ये सारा परचेज डिपार्टमेंट का काम होगा इसको हैंडल करना। एफएबी के अंदर सिर्फ ये 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा पता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ इसको एक दफा गो थ्रू करना है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पता है कि परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है। जी मुझे बताइएगा, परचेज डिपार्टमेंट क्लियर हो गया? चलें जी, नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हाँ जी, प्रोडक्शन मुझे बताइएगा, समझ आ गया? अब ये मुझे बता दीजिएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। जी फाइनेंस भी क्लियर हो गया। चलो, ये स्लाइड को आप यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चले, ह्यूमन रिसोर्स अभी रहने दो, ये मैं आपको बताती हूँ। ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट जरा देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सर्व्स प्योरली अ सपोर्ट फंक्शन। एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। Its main function is to ensure that overall day-to-day function of the organization goes smoothly. सही है। एडमिन डिपार्टमेंट का काम होता है कि एज सच कंपनी के अंदर जो डेली बेसिस के जो फंक्शंस हैं, डेली बेसिस के फंक्शंस का मतलब सफाई सुथराई, या फॉर एग्जांपल मतलब डेली बेसिस पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एडमिन डिपार्टमेंट, या पेटी कैश को हैंडल करना तो वो एडमिन डिपार्टमेंट हैंडल करता है। सही है। जितनी भी क्लैरिकल एक्टिविटीज हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। जी मुझे बताइएगा, एडमिन क्लियर हो गया? चलो, अब मैं आती हूँ फर्स्ट वन पे, ये जी, विच इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं इंक्लूड्स ऑन डेटा गैदरिंग information and facts for the advancement of knowledge. Research is based upon two factors. बेसिकली R&D का काम होता है कंटिन्यूसली प्रोडक्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करना। रिसर्च करने का मतलब मार्केट से रिलेटेड डेटा पिक करना कि प्रोडक्ट को या प्रोसेस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड या पर बिजनेस से रिलेटेड
कंटिन्यूस बेसिस पे डाटा इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ताकि उस इंफॉर्मेशन और डाटा को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ सकें, डेवलपमेंट लेके आ सकें। ठीक है, पहले बताओ यहां तक डेफिनेशन समझ आ गई R&D की? अच्छा जी, अब रिसर्च इज बेस्ड अपॉन टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट रिसर्च एंड प्रोसेस रिसर्च। ठीक है, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च किसको कहते हैं, इज एम्ड एट क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन। अगर आप टोटली कोई नई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो तो पहले उससे रिसर्च करोगे, और अगर आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में इम्प्रूवमेंट लेके आना चाह रहे हो तो उस पर भी रिसर्च करोगे, तो ये प्रोडक्ट रिसर्च है। प्रोसेस रिसर्च कहते हैं is aimed at improving the ways in which those products and services are made, कि जो प्रोडक्ट को बनाने का तरीका है आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश अगर कर रहे हो तो फिर वो प्रोसेस रिसर्च हो जाएगा। तो R&D डिपार्टमेंट जो है वो इन दोनों पे फोकस करता है, प्रोडक्ट रिसर्च पे भी और प्रोसेस रिसर्च पे भी। जान जी बता दीजिएगा, समझ आ गया? R&D का मतलब है रिसर्च करना। R मीन्स रिसर्च एंड D मीन्स डेवलपमेंट। तो बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे रिसर्च करना इज नोन एज एन R&D डिपार्टमेंट। ये R&D का काम होता है। अब R&D अगर प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रही है कि प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं तो वो प्रोडक्ट होगी, और अगर उस प्रोडक्ट के बनाने के तरीके पे रिसर्च कर रही है तो फिर वो प्रोसेस रिसर्च में आ जाएगा। जान जी प्रोसेस रिसर्च तक क्लियर हो गया? ठीक है, चले R&D पढ़ लिया, परचेजिंग कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, फाइनेंस कर लिया। अब ये जो HR डिपार्टमेंट है और ये डायरेक्ट सर्विस प्रोविजन या मार्केटिंग, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, अच्छा इसलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना, और फिर अगर कोई मसला होगा तो वो आप मुझसे साथ साथ पूछ लो। दूसरी बात ये कि एक अनाउंसमेंट, जी शिजा अब छुट्टी अच्छा, आप लोगों की कल यानी कि फ्राइडे को मेरे साथ क्लास नहीं होगी, लेकिन सिर्फ मेरी क्लास नहीं होगी, आपके बाकी जो टीचर्स हैं, मतलब जो FFA की टीचर है उनके साथ तो क्लास होगी। मेरी क्लास आपके साथ कल नहीं होगी। ठीक है, तो शिजा जी कल मेरी तरफ से छुट्टी, मौज करना कर। ठीक है, चले जी। सो अब दानिश फहीम नहीं बेटे, R&D जो है वो सर्विसेज सेक्टर में भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सर्विसेज को भी तो आप इम्प्रूव कर सकते हो ना। ठीक है, तो सर्विसेज के अंदर चलो वो प्रोडक्ट रिसर्च वाला तो काम नहीं आएगा, लेकिन सर्विसेज के अंदर हम सर्विसेज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड रिसर्च करना। दानिश समझ आ गया? चलें जी, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।